हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम लिटरेरी टर्म्स के साथ हाजिर हैं। पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे। हेलो, आई एम नूर आलम। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विंग्लिश। लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी विद द क्वेश्चन नंबर 31. Which one of the following is not one of Elaine Showalter's 4 models of sexual difference? ऑप्शन सामने हमारे ओकेजनल नहीं है। इनमें से है कौन कौन? बायोलॉजिकल भी है, लिंग्विस्टिक भी है, साइको एनालिटिक भी है, और जो इसमें नहीं दिया है वो हमारा कल्चरल भी है। ठीक है, तो ये 4 हैं, लेकिन जो इसमें आपका ओकेजनल दिया है वो ऑप्शन नहीं। 32. Which of the following statement is true of the ego according to Freud? फ्राइड के अनुसार ईगो के लिए स्टेटमेंट्स में जो दिए गए हैं वो एक उनमें से सही है। तो इट एग्जिस्ट सुपीरियर टू द आईडी, ये आईडी से पहले ही विद्यमान होता है, उपस्थित होता है। इट फॉलोज द प्लेजर प्रिंसिपल, ये प्लेजर प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इट लेंड्स इट्स लिबिडिनल एनर्जी टू सुपर ईगो, ये जो ऑप्शन है हमारा सी जैसा कि उसमें दिया हुआ है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33. In the imagery order, the subject's own image permanently catches and captivates the subject. In the imaginary order एक काल्पनिक ऑर्डर में the subject's own image, सब्जेक्ट की खुद की इमेज permanently catches and captivates the subject. उसकी तस्वीर ही उसे खुद पकड़े रखती है। In the Lacanian model, this statement refers to which stage? Mirror. लेकेनियन मॉडल में ये मिरर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34. Which one of the following is not one of the concept explored by Freud? फ्राइड के द्वारा एक्सप्लोर किए गए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनमें से नहीं है। देखिए, इडिपस कॉम्प्लेक्स अपने को पता है, इसका आजकल के जो क्रिटिक हैं वो कहते हैं कि इडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो हेमलेट में पाया जाता है। फिलिप्स की भी बात करी, अनकॉन्शियस की भी बात करी, लेकिन उन्होंने मिथ्स की बात नहीं करी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35. Which among the following is not a diaspora critic? डायस्पोरा क्रिटिक में से कौन नहीं है? रेमंड विलियम्स नहीं है। रेमंड विलियम्स डायस्पोरा क्रिटिक में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36. कल्चरल materialism makes analysis based in critical theory in the tradition of फ्रैंकफर्ट स्कूल के अनुसार या उनकी परंपरा के अनुसार कल्चरल मटेरियलिज्म मेक्स एनालिसिस करता है बेस्ड इन क्रिटिकल थियोरी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु सेज ऑफ कल्चरल मटेरियलिज्म दैट इट इज अ पॉलिटिसाइज्ड फॉर्म ऑफ हिस्टीरियोग्राफी? किसने कहा है? ग्राहम होल्डरनेस ने कहा है कल्चरल मटेरियलिज्म के बारे में कि ये पॉलिटिसाइज्ड फॉर्म ऑफ हिस्टीरियोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38. व्हाट वर्ड डज बख्तिन यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस थ्रू व्हिच मीनिंग इज इवॉल्व्ड? वो कौन सी व्हाट वर्ड डज बख्तिन यूज टू डिस्क्राइब, कौन सा शब्द हमारे बख्तिन ने यूज किया है टू डिस्क्राइब करने के लिए प्रोसेस, उस प्रोसेस को थ्रू विच जिसके द्वारा मीनिंग इज इवॉल्व, किसी शब्द का मतलब जो है वो उत्पन्न होता है, विकसित होता है। तो वो वर्ड है हमारा डायलोजिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इंडिविजुअलिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन, एब्सर्डिटी, सिंबोलिज्म और द मेन कैरेक्टर्स ऑफ विच काइंड ऑफ लिटरेचर? मॉडर्निस्ट. इंडिविजुअलिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन, एब्सर्डिटी और सिंबोलिज्म ये मॉडर्निस्ट लिटरेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हु हैज कॉइन्ड द टर्म बैकलैश? बैकलैश टर्म किसने दिया है? फॉर अ स्ट्रेटजी दैट ब्लेम्स द विक्टिम, जो विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं। बाय सजेस्टिंग दैट, ये बात सजेस्ट करते हुए कि वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट इज इटसेल्फ द कॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स, और उसमें वो ये सजेस्ट करते हैं या ये तर्क देते हैं कि वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट जो हुए हैं
जो आंदोलन हुए हैं औरतों की आज़ादी के लिए, इज itself द कॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स, वो खुद में बहुत सारी समस्याओं के कारण हैं। दैट प्लेग वुमेन, अरे बहुत खतरनाक तुलना की है इन्होंने। चलिए खैर, तो ब्लैक लैश दिया किसने है? ये हमारे हिलेन सिक्सियस के दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, व्हाट इज द टर्म दैट फौकॉल्ट इंट्रोड्यूस इन हिज बुक? फौकॉल्ट ने कौन सा टर्म इंट्रोड्यूस किया है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स में, जो उनकी किताब है, which refers to orderly unconscious structures, जो orderly unconscious structures को refer करती है, underline the production of knowledge in a particular time and place, underline the production of knowledge, ज्ञान के प्रोडक्शन के लिए in a particular time and place, एक विशेष समय और स्थान पर। तो ये है हमारा डी मतलब एपिस्टीम। इसको पढ़ लेंगे थोड़ा। एपिस्टीम इज द टर्म, एपिस्टीम वो टर्म है विच फौकॉल्ट ने इंट्रोड्यूस किया है ही ऑर्डर ऑफ थिंग्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवॉक इंट्रोड्यूस अ मेजर कंसेप्ट इन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी थ्रू विच, तो ये जो गायत्री है इन्होंने इंट्रोड्यूस अ मेजर कंसेप्ट, एक बड़ा कॉन्सेप्ट दिया है इन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में, थ्रू विच माइनॉरिटी ग्रुप्स, जिसमें जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, नेशनैलिटीज मोबिलाइज देमसेल्व्स ऑन द बेसिस। तो इन्होंने कौन सा मेजर कॉन्सेप्ट दिया है उसको अपन देखेंगे, वो है हमारा डी स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म। किसने दिया है ये? गायत्री चक्रवर्ती ने 1980s। ठीक है, स्ट्रेटेजिक एसेंशियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A concept propounded by Homi K. Bhabha in postcolonial theory, which is a sign of double articulation, a strategy which appropriates the other as it visualizes power, is mimicry। करेंगे कॉन्सेप्ट प्रोपाउंडेड बाय होमी के भाभा के द्वारा कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया गया पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में, विच इज अ साइन ऑफ डबल आर्टिकुलेशन, जो डबल आर्टिकुलेशन का एक प्रतीक है। आ स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी है विच अप्रोप्रिएट्स द अदर, जो दूसरों को अप्रोप्रिएट करती है। इट विजुअलाइजेज पावर, और जो पावर ये विजुअलाइज करती है वो क्या है? मिमिक्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44, हु कॉइन्ड द टर्म जेंडर परफॉर्मेटिविटी? जेंडर परफॉर्मेटिविटी किसने दिया है? तो यह है हमारी जूडिथ बटलर। जेंडर परफॉर्मेटिविटी बाय जूडिथ बटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड दैट देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट? टेक्स्ट के बाहर कुछ है नहीं। जैक्स डेरिडा, ये वो हैं जो डिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि डिकंस्ट्रक्शन किसने थ्योरी दी थी? तो वो दी थी जैक्स डेरिडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक कंपिटेंस इज व्हाट वी मे कॉल क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज। जो सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट है लिंग्विस्टिक कंपिटेंस का, उसे हम क्रिएटिविटी ऑफ लैंग्वेज कह सकते हैं। दैट इज स्पीकर्स एबिलिटी, जो बोलने वाले की क्षमता होती है टू प्रोड्यूस न्यू सेंटेंसेस, कि वो नए नए सेंटेंस बताए। हु इज हियर टॉकिंग अबाउट द, ये यहाँ पे ब्लैंक है, उसको फिल करना है, ह्यूमन लैंग्वेज 46। चलिए इसके अपन पहले देखेंगे क्या, ये है हमारे इसके ऑप्शंस, और इसका आंसर है नोम चॉम्स्की जनरेटिव कैपेसिटी। इसको ये कहते हैं कि ये किसी ह्यूमन की कैपेसिटी होती है जो नए सेंटेंस बनाता है, तो उसको नोम चॉम्स्की ने जनरेटिव कैपेसिटी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following concept was not included in those that I.A. Richards used to substantiate interpretive criticism? Which of the following concept, तो दिए गए कॉन्सेप्ट में से कौन शामिल नहीं है?
was not include in those, उनमें शामिल नहीं है, that I.A. Richards used, जो I.A. Richards ने यूज करे हैं, to substantiate करने के लिए, to substantiate interpretive criticism को substantiate करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है इसका आंसर? टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48। द टर्म दैट जॉन रस्किन कॉइन टू डिस्क्राइब द डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन इमोशंस, वो टर्म जिसे जॉन रस्किन ने कॉइन किया है डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन इमोशंस टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड इम्पर्सनल नेचुरल फोर्सेस इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? पैथेटिक फैलेसी। मतलब जब हम किसी ह्यूमन इमोशंस को क्या करते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को की तरफ उनको ले जाते हैं और उन्हीं में उसको समाहित कर देते हैं। जैसे वेरी वे कह दीजिए, थका हुआ रास्ता, ये आपकी थॉमस ग्रे की बड़ी मशहूर इलेजी है, इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, उसमें ये लाइन दी है, द प्लोमैन प्लॉट्स हिज वेरी वे। तो ये जो पैथेटिक फैलेसी है, इसी को दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स विथ राइटर हु इंट्रोड्यूस्ड इट, टचस्टोन मेथड, इंटेंशनल फैलेसी, थ्योरी ऑफ पैराफ्रेज, हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, डिसोशिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। चलिए डायरेक्ट इसके आंसर से ही अपन डिस्कस करेंगे। इसका आंसर हमें मिलेगा ऊपर, जिसमें सभी कुछ ठीक से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो जो टचस्टोन मेथड है वो दी है जी मैथ्यू अर्नोल्ड ने, इंटेंशनल फैलेसी दी है एच विंसेंट बेर्सले ने, द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज ये दी है क्लिंट ब्रूक्स ने, और डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी दी है टी.एस. इलियट ने। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। टचस्टोन मेथड मैथ्यू अर्नोल्ड, इंटेंशनल फैलेसी विंसेंट एंड बेर्सले, द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज क्लिंट ब्रूक्स, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टी.एस. इलियट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the notable dichotomy was not propounded by Ferdinand Saussure? फिर वही नाम आ गया है। चलिए, तो ये जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है, ये फर्डिनेंड ससुरे ने प्रोपाउंड नहीं किया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51। Markedness, a state of standing out as non-typical, was a formalist concept characterized by Roman Jacobson. Markedness, a state of standing out as a non-typical, मार्केटनेस का जो कॉन्सेप्ट है, यही पूरा मेन वर्ड है, मार्केटनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? रोमन जैकॉब्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्थरोप फ्राई इन हिज फर्स्ट बुक फियरफुल सिमेट्री रीइंटरप्रेट्स द पोएट्री ऑफ, नॉर्थरोप फ्राई जो है इन हिज फर्स्ट बुक, अपनी पहली किताब फियरफुल सिमेट्री में रीइंटरप्रेट्स द पोएट्री ऑफ, किसकी पोएट्री को रीइंटरप्रेट करते हैं? इसका आंसर होगा हमारा सी, विलियम ब्लैक की पोएट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 हमारा मिल जाएगा, 49 हो गया, 52 है, अब इसके बाद में 53 आएगा यह। चलिए, द लिटरेरी प्रिंसिपल ऑफ पैराडॉक्स वाज फर्स्ट फोरग्राउंडेड बाय, किसने पैराडॉक्स को फर्स्ट या प्रिंसिपल ऑफ पैराडॉक्स को फर्स्ट फोरग्राउंड किया था? तो वह है क्लिंट ब्रूक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54। द वर्ड एक्सटेसिस फाइंड्स अ प्लेस इन द क्रिटिकल कैनन ऑफ लॉन्गिनस, द वर्ड एक्सटेसिस जो शब्द है, फाइंड्स अ प्लेस, उसे जगह दी गई है इन द क्रिटिकल कैनन ऑफ लॉन्गिनस के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। इन हुज ओपिनियन द थिएटर इज नॉट एन हॉस्पिटल,
किसके ओपिनियन में थिएटर कोई हॉस्पिटल नहीं है? वाइल रिएक्टिंग टू द एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस, एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस पर रिएक्ट करते हुए किसने कहा ये कि थिएटर कोई हॉस्पिटल थोड़े है? तो ये कहा है एफ.एल. लूकास ने। ठीक है, चलिए। अच्छा, चलिए पढ़ लेते हैं इसको, इंटरेस्टिंग सा है। एफ.एल. लूकास रिजेक्ट्स द आइडिया, एफ.एल. लूकास ये आइडिया रिजेक्ट करता है दैट की कैथारसिस एज यूज्ड बाय एरिस्टोटल, जिस तरह से एरिस्टोटल ने कैथारसिस को यूज किया है, इज अ मेडिकल मेटाफर, ये जो है वो मेडिकल मेटाफर है। एंड रिमार्क्स, और फिर उसने ये कहा है कि थिएटर इज नॉट एन हॉस्पिटल, कि थिएटर जो है कोई हॉस्पिटल थोड़े है। ही रिगार्ड्स इज एज अ काइंड ऑफ सेफ्टी वॉल्व, वो इसे एक सेफ्टी वॉल्व की तरह मानते हैं। पिटी एंड फियर आर अराउज्ड, और इसके द्वारा ऑडियंस की पिटी, दया और फियर को अराउज्ड जगाया जाता है। वी गिव फ्री प्ले टू दीज इमोशंस एज वी कैन नॉट डू इन रियल लाइफ, हम इन चीजों को ड्रामा के प्ले के जरिए देते हैं क्योंकि हम रियल जिंदगी में इनको नहीं कर सकते। चलिए, मेडिकल मेटाफर कहा है, अच्छा है। Which of the following is not a popular term introduced by Horace in his Ars Poetica? ये है इसका DX machine। Which of the following is not popular term? ये अर्स पोइटिका होरेस के द्वारा जो लिखी गई है इसमें इसका यूज नहीं किया गया, बल्कि इन मेडियारस का यूज है, एट पिक्चुरा है, एबी ओरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does Horace mean by the phrase purple prose? पर्पल प्रोज के द्वारा इनकी पर्पल प्रोज के द्वारा होरेस का क्या मतलब है, ये अपने को बताना है। क्या ये फ्लावरी लैंग्वेज होगा? देखते हैं। ये है पर्पल प्रोज हाइपरबोलिक लैंग्वेज को या ऑर्नेट फ्लावरी। Garner notes that purple prose is derived from the Latin phrase purpureus panus, which appear in the Ars Poetica Horace। डी है ऑप्शन इसका, और डी में क्या दिया था वो देख लेते हैं। डी में दिया था, ना सही तो है, आइडिया सही था। डी में दिया है हमारा फ्लावरी लैंग्वेज। पर्पल मतलब फ्लावर है तो आसानी से आप याद कर लीजिए, पर्पल प्रोज को फ्लावरी लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। According to Longinus, which aspect does not lead to faulty language? Simplicity। Simplicity जो है वो लैंग्वेज को फॉल्टी नहीं बनाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस थ्योरी इज स्टेटेड इन विच चैप्टर ऑफ नाट्य शास्त्र? नाट्य शास्त्र के किस चैप्टर में रस थ्योरी की बात की गई? तो चैप्टर 6 में बात की गई। चलो इसको देख लेते हैं। रस थ्योरी हैज अ डेडिकेटेड सेक्शन चैप्टर 6 इन द संस्कृत टेक्स्ट नाट्य शास्त्र। ठीक है, ये तो अपना आंसर है। एन एंशिएंट स्क्रिप्चर फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई, फर्स्ट मिलेनियम बीसीई के स्क्रिप्चर में से है ये नाट्य शास्त्र। अट्रीब्यूटेड टू भरत मुनि, जिससे भरत मुनि से जोड़ा जाता है कि भरत मुनि ने इसे लिखा है। सहृदया अकॉर्डिंग टू भरत इज अ टाइप ऑफ रस, ये भी एक टाइप ऑफ रस है भाई। और देख लीजिए टाइप ऑफ रस ये नीचे दिए हुए हैं। रीति डिलाइट कहलाता है, हास्य लाफ्टर, शोक रस को सौरो कहते हैं, क्रोध को एंगर, हेरोइज्म उत्साह, भय जुगुप्सा और विस्मय। ठीक है, ये इनके टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन देख लीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। निम्न ऑप्शन में से आप करेक्ट बताइए भाई। एरिस्टोटल इन हिज पोएटिक्स स्टेट्स दैट द पोएट शुड प्रेफर, पोएट को प्रेफर करना चाहिए। इन हिज नरेशन, अपनी नरेशन में क्या? प्रोबेबल इम्पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबल इम्पॉसिबिलिटीज को यूज करना चाहिए। देखिए और क्या होता है, प्रोबेबल इम्पॉसिबिलिटीज रिफर्स टू अ सिचुएशन दैट इज इम्पॉसिबल टू हैपन, जिसका होना संभव हो इन द रियल वर्ल्ड में। बट इज प्रोबेबल इन द यूनिवर्स ऑफ इमेजरी इवेंट्स, लेकिन प्रोबेबल है इन द यूनिवर्स ऑफ इमेजिनरी इवेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
62 है हमारा। द फर्स्ट ब्लैंक वर्स ट्रेजिडी इन इंग्लिश इज, ब्लैंक वर्स ट्रेजिडी ये है हमारी गौरबोडा की पहली ट्रेजिडी है, वो चाहे ब्लैंक वर्स दिया हो या न दिया हो, फर्स्ट जो है वो गौरबोडक ही है। और उसका दूसरा नाम जो है वो फेरेक्सपोरेक्स है। फेरेस्पोरेक्स या गौरबोडक इंग्लिश लिटरेचर की पहली ट्रेजिडी मानी जाती है। इसको लिखा किसने था? थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सेक्वाइल ने इन 1561। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउ therefore while the youthful hue sits on the skin like morning dew, these lines show carpe diem philosophy. Now therefore, अब इसलिए, while the youthful hue, यूथफुल यानी हमारी जो जवानी है, कहाँ जा रहे हो भाई? सिट्स ऑन द स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू, वो सिट्स ऑन द स्किन हमारी स्किन पर मौजूद है, लाइक द मॉर्निंग ड्यू, एक सुबह की ओस की तरह। कार्पे डिएम फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक वर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश लिटरेचर इन सरेज ट्रांसलेशन ऑफ एनियड। सरे ने जो एनियड का ट्रांसलेशन किया है उसी में इंग्लिश लिटरेचर में ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अबाउट 1540, इसको भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इट बिकेम द स्टैंडर्ड मीटर फॉर एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज के लिए स्टैंडर्ड मीटर भी बन गया ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन कॉल्ड द सेंट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल। सेंट किसे कहा जाता है? जॉर्ज हर्बर्ट को कहा जाता है सेंट ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन क्लीवलैंड वाज अ पोएट ऑफ, जॉन क्लीवलैंड जो है वो किस एज के पोएट हैं? तो जॉन क्लीवलैंड जो है कि मेटाफिजिकल पोएट है। क्या है? मेटाफिजिकल पोएट, जॉन क्लीवलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू राइट अ पिंडोरिक ओड वाज बेन जॉनसन। पहला इंग्लिशमैन या पहला इंग्लिश पोएट जिसने पिंडारिक ओड लिखी वो कौन है? बेन जॉनसन है। और उसका नाम क्या है भाई? देख लीजिए। वो डिनोट्स दैट इज सीरियस इन सब्जेक्ट एंड ट्रीटमेंट एलिवेटेड इन स्टाइल। अच्छा, उसका नाम नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं, आगे आएगा तो अपन डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि पहली बार पिंडारिक ओड जो है वो बेन जॉनसन ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 68 है। हु इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर ऑफ द ट्रेजिक मुलेटो। मुलेटो के ट्रेजिक कैरेक्टर को किसने इंट्रोड्यूस कराया था? लाइडिया मेरिया चाइल्ड ने। लिडिया मेरिया चाइल्ड, 1842। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कॉइन्ड द फ्रेज लॉस्ट जनरेशन। जर्टरूड स्टीन ने लॉस्ट जनरेशन का टर्म दिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द पोएट्स ऑफ अर्ली 16th सेंचुरी सच एज सर टॉमस याट। 16th सेंचुरी के जो पोएट्स थे जैसे कि टॉमस याट हो गए, हेनरी हावर्ड हो गए, सर वॉल्टर रेले हो गए, सर फिलिप सिडनी हो गए, मेरी सिडनी हो गई, माइकल ड्रेटन हो गए, सर जॉन डेविस हो गए, हैव इन रिसेंट टाइम बीन कॉल्ड एज, इन्हें सिल्वर पोएट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्वर पोएट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 70 है, 71 में आ जाइए। Who of the following distinguishes between the text of pleasure and text of bliss? इनमें से कौन है जो डिस्टिंग्विश करता है टेक्स्ट ऑफ प्लेजर में और टेक्स्ट ऑफ ब्लिस में? तो है रोलैंड बार्थेस। रोलैंड बार्थेस जो है वो टेक्स्ट ऑफ प्लेजर और टेक्स्ट ऑफ ब्लिस में डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ड्स एंडिंग विथ बाउंड मॉर्फीम लॉजी हैव द प्राइमरी स्ट्रेस ऑन द, किस लेवल पर स्ट्रेस करते हैं जो लॉजी पर खत्म होते हैं? ये हमारा है इमीडिएटली प्रेसीडिंग, इमीडिएटली प्रेसीडिंग यानी तुरंत आने वाले। देख लेते हैं इसका और। वर्ड एंडिंग विथ बाउंड मॉर्फीम लॉजी हैव द प्राइमरी स्ट्रेस ऑफ प्रेसीडिंग लेवल ऑफ द सफिक्स। बाउंड मॉर्फीम्स क्या होता है देख लीजिए। बाउंड मॉर्फीम्स कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड आर यूजुअली टाइड टू अनदर मॉर्फीम।
जैसे डेरिवेशनल, इन्फ्लेक्शनल, फिर ये प्रीफिक्स है, सफिक्स है, और इसमें ये सफिक्स है, यानी इनमें से कोई होगा और एक ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। आइडेंटिफाई द वर्ड हैविंग रॉन्ग फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन अगेंस्ट इट। अबेड देखिए, आपको जल्दी पढ़ना है। अबेड एब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट एब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये बी वाला ही गलत है, ये हमारा बी ऑप्शन। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन देख लेते हैं, तो एवोल्यूशन भी हमारा सही है, तो जो ऑप्शन गलत होगा यानी जो एब्जेक्ट है वो ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 74. A foot consisting of one stressed syllable followed by an unstressed one is called ट्रॉकी। ऐसा कोई फुट जिसमें स्ट्रेस्ड सिलेबल हो पहला, फिर उसको फॉलो किया जाए अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के द्वारा, तो वो ट्रॉकी कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, ये भी काफी पूछे जाने लगे हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 75। Formulating general hypothesis about language change comes under the branch of linguistics called formulating general hypothesis about language change। language change के जनरल हाइपोथेसिस जो आता है वो आता है आपका हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 75 हो गए हैं आज। चलिए, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बता भी दिया कीजिए कि किस जगह पर और हम क्या सुधार कर सकते हैं, और साथ में अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। अब तो खैर फिर से पीजीटी की डेट्स में थोड़ा सा फेरबदल देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें तैयारी पूरी रखनी है कि जब भी कहेंगे तब हम जो है वो पूरे पावर के साथ, पूरी तैयारी के साथ कंपटीशन में उतरेंगे और अपनी एक सीट ले लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।